नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN कंटेंट फॉर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज एआई को लेकर के चर्चा कर लेंगे कि आखिर एआई के कारण ही आईटी सेक्टर धड़ाम हो गया। एआई के चलते पूरे देश के अंदर डर का माहौल है। एआई दरअसल है क्या? एआई क्या वास्तविकता में जॉब खा जाएगा? चलो मोटा मोटी अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एआई क्या है, आपका मन जो सोच सकता है ना, आपका मस्तिष्क जो सोच सकता है ना, वो एआई कर सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो काम कर सकता है जो आप सोच सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है ना, वो ग्रोक जो चलाते हैं या चैट जीपीटी जो चला रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो एआई है। उन्हें लग रहा है वो गूगल जेमिनी चला रहे हैं, वो एआई है। उन्हें लगता है कि वो जो परप्लेक्सिटी ऐप चलाते हैं, वो एआई है। ये बहुत बेसिक लेवल के फीचर्स हैं। जो रियल एआई है ना, वो तो बहुत नेक्स्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। माने आने एक हमारी पीढ़ी ऐसी होगी जो हमें आने वाले टाइम में डायरेक्ट मशीनों के साथ फाइट करनी है। अब आने वाले टाइम में जो इतना डर का माहौल है ना कि एआई सबकी नौकरी खा जाएगा, सब नौकरी खा जाएगा, आप खुद समझ लो ना। आईटी सेक्टर में जो काम वो एक डाटा ऑपरेटर माने 3 महीने में करता था, वही काम जो एआई है ना, वो 7 दिन में करके दे दे रहा है। एआई आप इतनी नेक्स्ट लेवल चीज़ें मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। अग्निवीर योजना आई, सब लोगों ने उसका भरपूर विरोध किया कि अग्निवीर योजना आ रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि अगर हम 100 लड़के भर्ती करने हैं तो 25 लड़के हम उसमें कंटिन्यू करेंगे आर्मी में, जो भी बेल्ट की नौकरी है, और 75 लड़के 4 साल बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। उनको हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें देंगे, लेकिन उसकी राइटिंग में कोई गारंटी नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो पहले सेना से सेना का युद्ध होता था, अब वो आधुनिकता की तरफ जा रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम शादियों में जो ड्रोन लगते हैं ना, शादियों में जो हमें शादी की वीडियोग्राफिंग करने के लिए ड्रोन लगता है ना, हम वो ड्रोन भी नहीं बना पा रहे। एक DJI-3 करके है, वो भी हम चाइना से खरीदते हैं। तो आप इससे केवल अंदाजा लगा सकते हो कि जब भारत ड्रोन तक नहीं बना पा रहा, और ड्रोन की तकनीक में तुम्हारा तुर्की सबसे नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर तुम्हारा ईरान भी है। ईरान अपने कामाकाजी जो ड्रोन है ना, वो रूस को बेचता है। और हम जो शादी में लगने वाले ड्रोन है वो नहीं बना पा रहे। भारत के पास में अभी तक भी एआई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जबकि अभी जो एआई सबमिट हुई ना, उसके हो रही ना, उसके अंदर मालूम है आपको कि 500 एआई के जो स्टार्टअप है ना, वो आए हैं अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कि हम अपना अपना ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो पहले का युग था, उस युग में आपने ये सुना होगा कि हमारे दादा हमारे चाचा बोलते थे कि हमें फौज में डंडा मार मार कर ले जाते थे, और हमारे माता पिता बोलते थे कि तुम कहीं मत जाओ, तो अपने खेती कर, अपने घर में रहे। और फिर एक युग आया कि आज अगर कोई स्वीपर की पोस्ट निकल रही है ना, स्वीपर की गवर्नमेंट पोस्ट निकल रही है, तो उसके लिए आपको मालूम है पीएचडी होल्डर भी आवेदन कर रहा है, जो पीएचडी होल्डर है। दरअसल है क्या कि जो हमारे पास में युवा है ना, उनके पास में स्किल नहीं है, उनके पास डिग्री है बट स्किल नहीं है। वही कारण है कि आज भी जो ज़्यादातर युवा है ना, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। है बहुत, उनसे भी ज़्यादा पैसा है, नौकरियां ऐसी हैं जहाँ पे आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पैकेज भी मिलता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, एआई पे आऊँगा। आप बताओ, CFA लेवल 1, आप CFA लेवल 1 है, CFA लेवल 2 है, CFA लेवल 3 है। जब आप ये क्रिएट कर लेते हो ना, ये दरअसल क्या है कि अमेरिका की जो नॉन प्रॉफिटेबल फॉर्म है ना, वो कराती है कंडक्ट। हालांकि CFA लेवल 1 में आपको डिस्काउंट भी मिलता है, मतलब सब्सिडी बोल दो या स्कॉलरशिप बोल दो। लेकिन उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बच्चा या तो बीकॉम पास होना चाहिए, और उसके बाद भी 1.5 लाख रुपए फीस है। अगर आप फेल हो गए तो 1.5 लाख खत्म। खर्च करेगा कौन? और आपको उसकी तनख्वाह का पता चलेगा तो आप जान के आश्चर्य होगा। जिसने CFA लेवल 3 क्लियर कर लिया ना, उसकी लगभग $1,80,000 $,
तक फीस हो सकती है। अब $1 लाख का मतलब कितना हो गया भाई? मतलब जो जॉब मिल सकती है $1,80,000, तो $1 लाख का मतलब हो गया 90 लाख, और $80,000 का मतलब हो गया 9 अट्ठे 72, मतलब 1,90,00,000 रुपए के आसपास में, 1,80,00,000 रुपए के आसपास में आपके बच्चे को मिलेगा। समझने की कोशिश कर रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कैलकुलेट करो। जस्ट 1 मिनट, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना? थोड़ा सा समय लूंगा, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, अगर आपका बच्चे की 80,000 रुपये पेमेंट होती है सरकारी नौकरी में इंटू 12, तो साल भर में 9,60,000 हो जाएंगे। और अगर उसकी 25 साल में जॉब लगती है तो आने वाले 35 साल वो नौकरी करेगा, तो 3,36,00,000 रुपए कमाएगा वो। उसमें कुछ भत्ते भी जुड़ेंगे, और वो एक ही साल, जितने वो पूरी साल में कमाएगा ना, उतने वो एक साल में कमा ले रहा है। लेकिन कोई तैयारी नहीं करना चाहता, कोई पढ़ता नहीं है। अब बात समझो, अभी भारत में जो एआई समिट हुई है ना, उसमें तुम्हारा प्रधानमंत्री 9 देशों के आए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़ी बड़ी कंपनियों के CFA आए हुए हैं, या जो CEO आए हुए हैं। लेकिन भारत के अंदर ना, दरअसल इन सब चीज़ों के कोई तर्क ही नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है कि आज भी हमारा जो बच्चा 12वीं क्लास करने के बाद निकलता है ना, उसका पहला मोटिव जो होता है ना, वो होता है सरकारी जॉब की तैयारी करना, और ज़्यादातर वो उसी में उलझ के रह जाता है। चाहे तो बेल्ट की नौकरी करेगा, पुलिस में जाने की सोचेगा, या आर्मी में जाने की सोचेगा। मतलब क्योंकि बच्चे का माइंड सेट जो है ना, दरअसल 80%, क्योंकि 20% जो मेट्रो सिटी में रहते हैं बच्चे, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, इंदौर है, भोपाल है, नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, जो ऐसी ऐसी सिटियों के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सोचते हैं कि नहीं यार हमें तो करना है। और जो थोड़ा Tier 2 Tier 3 सिटी के बच्चे हैं ना, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि यार इस तरफ भी अपने करियर बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं कर ली, उसके बाद ITI कर ली। लेकिन जब तक बच्चे के अंदर स्किल डेवलप नहीं होगी ना, अभी आपने देखा कि सरकार एक AI को लेकर के सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए का अलग से बजट एलोकेट किया है कि यार एटलीस्ट जब दुनिया के अंदर इतना AI आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना, तो उसके लिए हम भी तो कुछ बजट निकाल के रखें, हमारे बच्चों को भी तो हम कुछ सिखाएं। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हाँ AI आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। भाई जो आप सोच सकते हो वो AI कर सकता है, आप इतना दिमाग लगा लो। कोई बुक है, जैसे मानो कोई बुक है, आपको वो बुक पढ़नी है, आपको एक बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे। अगर वही बुक आपको 1,000 शब्दों में निकाल कर समरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ दे देगा वो। किसी चीज़ के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आने वाला जो टाइम है ना, रोबोट का युग है। अभी आर्मी में तो शायद कुत्ते वाले जो रोबोट है वो चालू भी हो गए, क्योंकि पहले जब कहीं जाते थे और कहीं पे ग्रेनाइट बिछाया हुआ होता था तो सैनिक की जान चली जाती थी, तो वहीं पे AI का, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए वो उपयोग कर रहे हैं। अभी जब आपने देखा पाकिस्तान के साथ में हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो हमें सेना की जो थल सेना है ना, थल सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी। थल सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज़्यादातर वायुसेना से। और वायुसेना में भी डायरेक्ट ना तो उनके फाइटर जेट हमारे यहाँ आए ना हमारे, बस ज़्यादातर लेज़र डाला और वहीं से वहीं एक एक दूसरे से। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन है ना, वो आएगी लेज़र बीम वाली। मतलब आपकी मिसाइल वहीं उड़ी और हवा में ही मार गिरा देगी। जैसा आपने देखा ना, इसराइल के पास में है आयरन डोम, आप कितनी मिसाइल मार लो वो आकाश में ही मार के गिरा देता है। फिर ऐसी कुछ भारत भी एक लेजर बीम करके एक अलग से इस उसके ऊपर काम कर रहा है कि भाई कोई भी मिसाइल मारेगा तो मार के गिरा देगा। उसके बाद एक नया आपने देखा पेगासस करके नाम एक सॉफ्टवेयर आया था, कि एक आपकी मिस कॉल आ गई ना आपके मोबाइल पे, अगर मिस कॉल, तो मिस कॉल आने पे ही आपका मोबाइल हैक हो जाता था। और किसने बनाया था ये? इसराइल ने बनाया था। हम कुछ बना पाए ऐसा? आपको यहाँ पता चलेगा कि AI की जरूरत क्यों है भारत में। पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर था ना, वो एप्पल के मोबाइल जब से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि
दरअसल जो एप्पल का फ़ोन है ना और जो एंड्रॉयड है वो थोड़े से एज द साइबर के हमले से थोड़ा कम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो एप्पल के फ़ोन है ना वो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेगासस का एक सॉफ्ट ऐसा आ गया था कि पेगासस ने विपक्षी दल हैं उनके मोबाइल हैक कर लिए। और क्या होता था कि एक मिस कॉल आती थी और आपका मोबाइल हैक। मिस कॉल को आप कैसे रोक सकते हो? है कोई तरीका आप मिस कॉल रोक लोगे? बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही आपके मोबाइल पे मिस कॉल आई आपका मोबाइल हैक हो गया। आपको एक बात बताऊं मैं, आप मोबाइल पे लोन सर्च करना कहीं भी, अपना मोबाइल चलाते हो आप लोन लिखना उसमें, लोन अप्लाई बाई, और या आप फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर कहीं अप्लाई आ रखा हो अप्लाई कर देना। मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 15 दिन तक आपको लोन से रिलेटेड ही ऐड दिखते रहेंगे कि मैंने बोला था कि लोन ले लो, ये ले लो, वो दे दो। उसे कैसे पता चला आपके मोबाइल को? या आप अगर किसी एक तरह की इस रील को देख रहे हो ना, तो मोबाइल आपको उसी तरीके की रील स्क्रॉल करने के लिए देता रहता है। इसका मतलब मोबाइल के अंदर जो एआई जनरेशन है वो अपना काम कर रहा है। तुम जो चीज देखना चाह रहे हो वो तुम्हें दिखा रहा है। और एक बात बताऊं मैं, आप बताओ, एक मोबाइल ही तो है ये। इस मोबाइल के अंदर हम अपना फेस लॉक डालते हैं, हमारी आंखों को वो डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके मोबाइल को खोल कर रख देता है। कैसे करता है भाई? कैसे कर लेता है? इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जो आपको दिख रहा है ना ओपन एआई, या आपको दिख रहा है चैट जीपीटी, या आपको दिख रहा है तुम्हारा गूगल जेमिनाई, या आपको दिख रहा है गूगल असिस्टेंट, या आपको दिख रहा है परप्लेक्सिटी, या आपको दिख रहा है ग्रोक, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल के एआई हैं। ये तो समझ लो खिलौने हैं देखने के लिए। मैं इतना जैसा उम्मीद जताई जा रही है ना कि एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा, सबकी नौकरियां तो खा जाएगा, वो तो इतना नहीं खाएगा, बट इस कुछ नौकरियां क्रिएट भी होगी। ऐसा नहीं कि सब खाएगा ही खाएगा। जिस समय कंप्यूटर का युग आया था, जब हम हाथ से लिखते थे, उस समय कंप्यूटर का युग आया, तो फिर लगा कि कंप्यूटर पूरी नौकरियां खा जाएगा। कंप्यूटर के आने से नौकरियां आई हैं, जबकि खत्म नहीं हुई और ज्यादा बन गई, लेकिन नई जनरेशन की नौकरियां बनी है, पुरानी वाली की नहीं बनी। तो इसलिए अगर कोई चीज आ रही है ना तो उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि ऐसा। आज हमारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं? बताओ। आपने हमने वीसीआर का टाइम देखा जब वीसीआर चलता था। उसके बाद वीसीआर में अगर एक गांव में मोहल्ले में अगर कहीं एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, किसी एक ने कोई मूवी लगा दी डाकू हसीना टाइप की, तो पूरा का पूरा गांव एकदम एक ही बैठ कर देख रहा है, पूरा पूरा हल्ला मच रहा है। गांव वाले अपना काम निपटा लेते थे जल्दी, बोले यार वो मूवी आ रही है वो देखनी है, वो फलाना रामवीर। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे एक रामवीर थे, वो राम सिंह, रामवीर नहीं राम सिंह, तो सानियों में थे राम सिंह। तो उनके दुकान थी किराने की, तो वो क्या करते थे, वो छोटा टीवी और वीसीआर करके रख लेते थे। तो होता ये था कि वो कोई ना कोई मूवी ले आते थे, वो पूरा गांव जल्दी काम निपटा लेता था। मतलब एटलीस्ट एक हमारे क्षेत्र की तरफ का, और वो ऐसे करके मोहल्ले में जो बड़ा वो होता था वहां लगा तो पूरी दूर तक भीड़ हो जाती थी। और आज सबके पास दो दो मोबाइल हो रहे हैं। हमने वो टाइम देखा है जब हमारी दादी तीन तीन दिन बारात रुकती थी। हमारी दादी बताती है, हमारी बुआ बताती है कि अगर आज बारात आई है ना तो 3 दिन बारात रुकती थी। और फिर बहू को तब भी नहीं ले जाना, फिर गोना करने आते थे 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है। और आज बारात में 2 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए। बारात आई 8 बजे, 10 बजे नाश्ता करा, 11 बजे चढ़त हुई, और 12 बजे बारात रवाना होगी शादी। हम किस युग, हमने कौन कौन सा युग देखा? उसके बाद आपने देखा रेडियो, जब रेडियो पर रागिनी आती थी तो कैसे भीड़ लग जाती थी, मतलब आदमी रागिनी बैठ कर सुनता था बड़े चाव से कि यार चलो रागिनी आ रही सुनेंगे। या न्यू अगर कोई किसी के पास में रामसंस के रेडियो है और वो न्यूज आ रही है या कुछ मैच आ रहा है, तो मैच को बड़े गौर से सुनते थे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद फिर शक्तिमान वाला दौर आया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का। आज हम मोबाइल युग में हैं, तो हमने अपने आप को मोबाइल इस जनरेशन के साथ ढाला है। आज जो सरकार जितना एआई के ऊपर खर्च कर रही है ना, मेरे को लग रहा है वो कम है।
सरकार को इस पर बोर्ड बढ़ाना चाहिए। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, तो जो टीवी में दिखाया जा रहा था वो तो अलग ही चीज़ है। टीवी में जो चीज़ दिखाई जा रही थी वो तो एनिमेशन वाली जो चीज़ें थी ना, जो कार्टून टाइप की चीज़ होती है, उन्हीं को बड़ा करके दिखा रहे थे कि ये कराची में मार दिया और ये लाहौर पर मार दिया। लेकिन उसको आकर के खुद हमारे रक्षा मंत्रालय को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि आप क्या कर रहे हो यार, आप कर क्या रहे हो। हम इतने इतने सीक्रेट फैसले लेते हैं कि जब हमारा पायलट बैठता है ना, हमें उस समय तक उसको पता नहीं रहता कि जो हमने सुखोई 57 में या जैगवार में या हमने अपने राफेल में जो मिसाइल लादी है ना, ये कहाँ गिरानी है। और आपको इतना पता है कि ये उड़ा है, ये फलाने एयरबेस से उड़ गया, उड़ते के साथ ही ये जा रहा है कराची पे मारेगा। मतलब क्या कोई पिक्चर का सीन चल रहा है क्या। डिफेंस मिनिस्ट्री को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि क्या कर रहे हो। तो आने वाला जो युग है ना, अब जो नेक्स्ट युग आने वाला है, वो पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का युग है। आज के बच्चों को, अगर हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, तो केवल एक ही तरीका है कि उन्हें अभी होने वाली हर गतिविधि में इन्वॉल्व रखना है। नहीं तो जनरेशन के साथ वो पिछड़ जाएंगे, जनरेशन के साथ पिछड़ जाएंगे, और फिर बाद में तकलीफ हमें ही होगी, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी एग्जाम को compete ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक वो दौर चल रहा है जिसमें हमारा डायरेक्ट जो अ, टक्कर है ना, वो हमारी मशीनों से है, आदमियों से नहीं है, मशीनों के साथ में है। कंप्यूटर के साथ में अभी जो, मतलब 1950 में एक की खोज थी जिसने एआई की खोजली करी थी। आप बताओ कि हम केवल उपभोक्ता हैं। मैंने आपको ड्रोन के माध्यम से समझाया कि हम जो शादियों में ड्रोन लगता है वो तक तो बना नहीं पा रहे, हम एआई में कहाँ जाएंगे। आजकल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप पे इन्वॉल्व रहती हैं, और उनके फोटो क्लिक को उठा के किसी गंदी चीजों में डाल दिया जाता है, और वो बच्चियां जाकर सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि एआई वो सब कर सकता है। मैंने भी क्या बोला था आपसे कि जो आप अपने मन में सोच सकते हो वो एआई कर सकता है। अब आपको मालूम नहीं है ना, बहुत से बच्चे हैं उन्हें पता नहीं है कि ये हुआ क्या, लेकिन जो एआई चलाने जानते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरे एक भाई का मेरा फोटो था, मेरे मतलब छोटे भाई हैं सुशील गिरी, उनका एक फोटो था, उनकी मिसेस का था। मैंने उसे बना के बढ़िया गाना गाते हुए फोटो बनाया, बढ़िया एक नंबर। वो खुद अफसोस में हो गए कि यार ये फोटो बहुत पुराना है हमारा, आज का नहीं है, बहुत पुराना फोटो है, और वो कैसे हो गया। तो मेरे भाई, एआई की दौड़ में आज के बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं। आज भी हमें वही कैरिकोलम सिखाया जा रहा है बच्चों को, सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। आज भी तुम्हें साइन बटे कोस बटे थीटा बटे लंब बटे आधार सिखाया जा रहा है। भाई अब तो अपने कैरिकुलम में बदलाव करो। अब तो उन बच्चों की जो शिक्षा है, जो इनका अधिकार है, उस शिक्षा पर ध्यान दो। लेकिन शिक्षा पर ध्यान दे कहाँ से। फिर से वही बात आती है, शिक्षा पर ध्यान तो तब दे जब सरकार के पास बजट हो। सरकार अगर 100 रुपये कमाती है, तो 100 रुपये में से सरकार के पास में 82 रुपये तो खर्च हो जाते हैं। और 100 अगर कमाती भी है ना, तो उसमें भी 24 रुपये सरकार के पास में कर्जे से आते हैं। सरकार की रियल कमाई जो है ना, वो तो 76% ही है। मतलब 100 रुपये अगर सरकार की कमाई मान लो, तो सरकार की नेट नेट कमाई है 76 रुपये। 24 रुपये जो सरकार जुटाती है वो कर्ज लेकर जुटाती है, और उन 24 रुपये में से भी 20 रुपये का ब्याज दे देती है। आप सोचोगे कि यार अच्छा ऐसे कैसे हो गया। देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 21% जो है ना, सरकार इनकम टैक्स के माध्यम से पैसा जुटाती है, 21%। और 18% सरकार जुटाती है कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनियों के ऊपर लगने वाला टैक्स है। और उसके बाद 15% के आसपास जुटाती है तुम्हारा जीएसटी से। तो अगर आप देखोगे ना, हिसाब निकाल के देखोगे, तो जो 18% एक जोड़ लो आप, और 21% एक जोड़ लो, तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ना, इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन है ना, भाई जीएसटी है वो भी इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन है, और क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपकी खरीद पे लगता है वो। और जो इनकम टैक्स है वो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। टोटल कितना हो गया, 36%।
तो आप जो कंपनियां हैं उन कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स लगा रहे हो कितना, 18%, और इंडिविजुअल टैक्स लगा रहे हो 36%। तो भाई आप एक नींबू को कितना निचोड़ोगे, ज्यादा निचोड़ोगे तो फिर खट्टा नहीं होगा, कड़वा लिखेगा वो। यही हो रहा है आज सरकार के साथ। सरकार जो हर साल जीएसटी में इतना निकल गया, फलाना निकल गया, ये निकल गया। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने 2019 में कम किया था। उस समय जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की भागीदारी थी ना, वो 16% थी, और आज भी 16% है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से लाभ तो कुछ हुआ नहीं। भाई परिणाम तो बदलना चाहिए था ना। अगर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, तो कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, जो तुम्हारी 16.4% की भागीदारी थी जीडीपी में, वो बढ़कर लगभग लगभग 25% हो जानी थी। लेकिन आज भी सरकार यही मान रही है कि हम इसे 23% पर करेंगे। कब करोगे भाई? आप इंडिविजुअल टैक्स लगा दे रहे हो, जीएसटी लगा दे रहे हो, आप एसटीटी लगा दे रहे हो, आपके स्टॉक मार्केट की हालात खराब है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि एक एक केवल एआई के, तुम्हारा एंथ्रोपिक एआई के एक टूल आने के कारण आपकी आईटी सेक्टर की जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड थी ना, उनकी ये हालात हो गई कि आपकी 20-20 लाख करोड़ की कंपनियां एक केवल खबर के कारण कि एक ऐसा टूल आया है जिससे आपकी कंपनियों की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं समझे? और एक बार लेमन लैंग्वेज समझो। मैं अपने यहाँ पे 10 बीघे जमीन है, किसी किसान से बुआ रहा था। उसने मेरे चक्कर में 4 बैल ले आया। मैं इतनी लेमन लैंग्वेज समझाता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको आना क्यों चाहिए। मैं आपको कोई फालतू लछाड़ पछाड़ नहीं बताता। मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अपनी लैंग्वेज में, कि आप एक बार समझ जाओ तो दोबारा जिंदगी में आप दूसरों को समझाओगे। मैं 10 बीघे का किसान हूँ, मतलब अमेरिका। अब उनने बोल दिया कि यार जुताई उताई तुम करा करो हमारे यहाँ की, मैं एक ही भी बोता हूँ, वो भी करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं 10 बैल ले आया। ठीक है, 10 बैल ले आया, 4 आदमी रख लिए अपने यहाँ, कि भाई ऐसा उनको प्रधान जी के खेत वेत बोने पड़े हैं, और उनकी खारी तो एक ही भी जुतेगी, कल्टीवेटर से, है ना, तमाम काम लगे हैं। तो भैया कभी अगर बैल का काम नहीं है तो फावड़ा दे दो और तुम जाकर काम करिए। उस कंडीशन में क्या हुआ, कंडीशन में ये हुआ कि एक दिन जब आप और लाने की सोच रहे थे, जब ये एआई ये कंपनियां, जो आईटी कंपनियां है ना, ये देश के अंदर और पैसा लगाने की सोच रही थी, आपके मन में ये विचार चल रहा था कि भाई ये प्रधान जी 100 बीघा जमीन और ले रहे, और प्रधान जी के पास इतने तो है ही, तो हम सोच रहे 4 बैल और ले आवे, 2 जोड़ी और हो जाएगी बैलों की, अपने को जोतने जातने में फुर्सत हो जाएगी। अपने धोरे 4 तो है ही, मतलब 4 जोड़ी, मतलब 8 बैल है, और 4 आदमी काम पे लगा रखे हैं आपने। और एक दिन प्रधान जी आपको फोन लगा के कहे, एक दिन कहने लगा, भाई धर्मपाल है क्या? कहने लगा हाँ जी। कहने लगा, भाई हम मैं कहा एक ट्रैक्टर लाए, और एक जो है टीलर लाए, और एक रूटरावेटर लाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई अब तो जरूरत पड़े ना वैसे थारी, अब तो भाई अपना कहीं और देख लिया। बस एक खबर के चक्कर में आपके 4 आदमी बेरोजगार होगी। आपके जो 8 बैल आपको कमा के दे रहे थे, अब वे 8 के 8 परेशान होगी कि अब क्या होगा। यही किया है अमेरिका ने। अमेरिका की जो एंथ्रोपिक एआई कंपनी है ना, उसके को मतलब चैट जीपीटी से भी बढ़िया ओपन एआई से टॉप लेवल की। अच्छा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है ना, उसको भी इसी एंथ्रोपिक एआई के सॉफ्टवेयर के, मतलब उसके चलते, कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसी गतिविधियां चल रही है, कैसा क्या है, उसके कारण ही उठाया है। अन्य आप समझो ना, आप सोचो कि कितनी सटीक इंफॉर्मेशन होगी। जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति था ना, मादुरो, उसके 5 मिनट पहले ही चीन का जो राजदूत था ना, वो वहां से निकला है। 5 मिनट हुए बस, वो जब तक फ्लैट पे अपने या बंगले पे पहुंचा भी नहीं होगा चीन का राजदूत। और 360 फाइलों पे हस्ताक्षर हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के, चीन के साथ में समझौते हुए। तो इसका देखो होता ये है कि अगर भारत के कहीं पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं या जयशंकर जा रहे हैं ना, तो भारत की जो रो होती है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उस देश के अंदर एक्टिवेट होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए हैं ना,
तो ये मत सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप केवल जो हमारे ये आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या एनआई है, या तुम्हारा जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है, उनके भरोसे बैठे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा ना भाई। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है ना, FIB, CIA, सॉरी, FIB तो वहाँ की, CIA, वो भी एक्टिवेट है। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है। हो सकता है वो सिविल वर्दी में ही कोई घूम रहा हो, उनका एसेट, जिसे आप एजेंट बोलते हो। जैसा आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, तो धुरंधर मूवी में जो यहाँ से गया था ना, वो भारत का एक एसेट था, रो का एजेंट था, उनने जाके वहां मारा। कहने का मतलब ये है कि जब देश के कोई भी प्रतिनिधि किसी देश में होता है ना, तो उस देश की अंदर जो प्रतिनिधि है, उस देश के एनालिसिस जो करने वाले हैं ना, उस देश के जो खुफिया तंत्र है ना, वो एक्टिवेट रहते हैं। तो अब तर्क क्या है? तर्क ये है कि जो चीन का राजनयिक वहां से निकला, उसे खुद को खबर नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। समझने की कोशिश करना आप। अगर भारत का समझ करो प्रधानमंत्री या तुम्हारा एस जयशंकर जी कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारे जो रो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उस देश के अंदर एक्टिवेट रहती है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि हमारे विदेश मंत्री को या हमारे प्रधानमंत्री को कोई खतरा है ना, तो तत्काल इन्फॉर्म करती है उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको, या जो बॉडी गार्ड है। तो जब मादुरो को उठाया ना अमेरिका ने, तो जो चीन के राजदूत वहां से निकले, वो उस समय तक अपनी कोठी तक भी नहीं पहुंचे होंगे, और 5 मिनट बाद ही हमला हुआ और राष्ट्रपति को उठा के ले गई। इसका मतलब कि जो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो अमेरिका में, वो नेक्स्ट लेवल है। हम केवल यूजर हैं, यूजर। आप ये मत समझो कि हम बहुत बड़े बल्लभ हैं, क्योंकि अगर बिल्ली आ रही है, कबूतर ने आंख में चली है, इसका मतलब बिल्ली चली नहीं गई। जनरली होता ये है कि बिल्ली आती है और कबूतर आंख मीच के खड़ा हो जाता है। वो सोचता है बिल्ली तो गई, बिल्ली नहीं गई। आज जो बहुत सी बच्चियां, अब तो खैर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, तो समझदार होती जा रही हैं बच्चियां, नहीं पहले बहुत बच्चियों ने सुसाइड किया। अगर आप शुरू शुरू में AI आया था, अब से 5-6 साल पहले, जो जानता था, बच्चियों का फोटो डाला उस पर और गंदी पिक्चर डाउनलोड कर दी, बच्ची ने देखी, बच्ची सहन नहीं कर पाई और उन्हें जाकर आत्महत्या कर ली। तो भाई आज के समय में जिस लेवल का AI चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस लेवल के हमारे जो युवा है ना, उनके लिए सरकार को 5वीं क्लास से कंपलसरी AI करना चाहिए। भी 5th जनरेशन से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास से तो कंप्यूटर तक नहीं है भाई। कंप्यूटर क्लास भी मुझे लगा 8वीं के बाद है। हो ये रहा है कि सरकार को करना क्या है और कर क्या रही है, पर फिर वही बात आ जाती है, सरकार करे कहाँ से? सरकार के पास में पैसा ही नहीं है। अगर हमने 100 रुपए की कमाई की बात करी, तो खर्चा भी तो है सरकार के पास। अगर 100 रुपए का खर्चा मान ले, तो 20 रुपए तो सरकार दे दिया ब्याज में। जो सरकार ने 24 रुपए कर्ज लिया, उसका 20 तो ब्याज दे दिया। 22 रुपए सरकार ने दे दिया अपने राज्यों की सब्सिडी में, जो राज्यों से, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में राज्यों की भी हिस्सा रहता है। तो कितना हो गया, 20 और 22, 42%। और 17% चला गया सरकार का सब्सिडी में, जो फ्री की रेवड़ी बांट रखी है सरकार ने। समझने की कोशिश करना आप। और सरकार का 10-12% पैसा जो है, वो चला गया वहाँ जो पेंशनर्स हैं, जो सैलरी है। मतलब सरकार जो इतना कमा रही है, उससे ज्यादातर पैसा सरकार का डे टू डे खर्चों में यूज हो रहा है। पैसे नहीं बच रहा सरकार के पास। पैसा नहीं बच रहा तो सरकार के पास उतना पर्याप्त बजट ही नहीं है जो सरकार दे। फिर वही बात है, उधार लेकर घी पीने वाली बात है। सरकार का जो टोटल GDP, डेट टू GDP है ना, वो 55% है। अभी सरकार का उद्देश्य है 2030 तक इसे 30% पर लाने का। इसका मतलब ये है कि आपको, हमें, अपने बच्चों को इस आधुनिकता के युग में, आज की जनरेशन में जो चीजें आ रही है ना, उसके साथ ढालना है। अगर उसके साथ बच्चे नहीं ढले ना, तो पिछड़ जाएंगे, और कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है। क्योंकि हर सरकार केवल चुनाव इसीलिए लड़ती है कि वो अगला चुनाव जीत सके। चुनाव में जो लुभावने वादे करती है ना, उन वादों को केवल वो पूरा ही तब कर पाती है, मतलब चौथी साल आने के बाद,
वो फिर एकदम से स्कीम लाएगी, एकदम से भर्तियां लाएगी, एकदम से सब कुछ करेगी। क्या 4 साल से नहीं याद था उसे अंतिम साल ही क्यों याद आया, 5वें साल की हमें ये करना है, जिससे तुम्हें याद दिलाया जाए कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी हैदराबाद के अंदर मतलब एक नई एआई यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, जहाँ पे 8वीं से कंपलसरी कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आज भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी को ही अपना भविष्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई जो सरकारी नौकरी में है वो किसी चीज बनी है। देखो जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन पेंशन तो सरकार ने, जहां तक उम्मीद है, सरकारी में भी अब खत्म कर रखी है। क्यों है? कहने का उद्देश्य ये है कि हमें ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अपने बच्चों को इस युग में, जिस युग में चल रहे हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि वो पिछड़े ना एआई से। अगर पिछड़ गए तो फिर बिछड़ गए, ये समझ लो। हम कर क्या रहे हैं? अपना ड्रोन तक तो बना नहीं पा रहे हैं हम, जो ड्रोन शादियों में बनता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो सब पसंद आई होगी। वीडियो क्या लंबी होगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।